नमस्कार, वंदे मातरम। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। आज हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे उन्होंने 4 भागों में बाँटा है, आदिकाल से आधुनिक काल, इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत कम समय में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। टू द फैक्ट, थ्योरी एंड वन लाइनर जो इम्पोर्टेंट रहते हैं 9 टू 12th 9th-10th में थोड़ा कम, लेकिन 11th-12th में जो आपको 10 नंबर से भी अधिक देने की कोशिश करेगी यह वीडियो। वनडे एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, वनडे एग्ज़ाम लेता है गवर्नमेंट, तो उसमें भी आपको बेनिफिट मिलेगा। चलिए आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा ही सारा जो हम कुछ देखेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास, ये इन्हीं के द्वारा, क्योंकि हिंदी साहित्य के इतिहास में बहुत लोगों ने बाँटा है और बहुत लोगों ने लिखा है, अलग-अलग भागों में बताया है, जैसे डॉक्टर नगेंद्र हो गए और सबसे पहले तो गारसा दत्ताशी, फिर ग्रियर्सन, मिश्र बंधु, शिव सिंह सेंगर जो भारतीय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में बाँटा। अनेक व्यक्तियों ने बाँटा और इन्होंने भी हिंदी साहित्य का इतिहास जब लिखा तो इनका विधेयवादी पद्धति थी और सर्वोपरि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास ही सबसे प्रथम माना जाता है और इसी से क्वेश्चन बनता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास 4 भागों में बाँटा था। इन्होंने द्विनाम पद्धति दी है, इस वजह से ये आदिकाल को वीरगाथा काल कहते हैं, क्योंकि वीर रस का और रासो साहित्य ऐसे 4 प्रकरण में बाँटा है उन्होंने आदिकाल को। रासो, जयन, पौध, इस तरह का ये 4 प्रकरण में बाँटते हैं और आदिकाल को इन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया है। आदिकाल नाम देने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। भक्ति काल को इन्होंने पूर्व मध्यकाल और रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल को गद्यकाल कहा है। ये मैंने आपके सामने एक चार्ट जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, इसमें समय भी दर्शाया गया है, कितने पार्ट में बाँटा गया है और ये आधुनिक काल। ये एक प्रकार से हिंदी साहित्य का ब्लूप्रिंट समझ सकते हैं आप। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बाँटा है। उन्होंने प्रथम प्रयास 1929 में हिंदी शब्द सागर के नाम से एक रचना की। इन्होंने यह रचना करते वक्त काशी हिंदू विश्वविद्यालय में यह पुस्तक लिखते वक्त अन्य व्यक्तियों का भी साथ लिया था। तो उनके माध्यम से प्रमुख 3 ही व्यक्ति थे जिन्होंने इनका साथ दिया था और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में सर्वप्रथम इन्हीं का हिंदी साहित्य इतिहास को सर्वोपरि माना गया। सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का इतिहास को क्रम से लिखने एवं विधि के द्वारा लिखने वाले प्रथम व्यक्ति यही माने जाते हैं। यहाँ बीच में भारतेंदु युग आ गया है, क्योंकि भारतेंदु युग जब हम आधुनिक काल पढ़ेंगे तब आएगा और इन सबका वर्णन इन्होंने अपने ये हिंदी शब्द सागर के रचना में की है। आदिकाल जैसे वीरगाथा काल नाम दिया था इन्होंने 1000 से 1375 ईस्वी और भक्ति काल 1375 से 1650, रीतिकाल 1650 से 1850 और 1850 के बाद आधुनिक काल। रामचंद्र शुक्ल जी ने पुनः प्रथम को इन्होंने जो हम भारतेंदु युग कहते हैं, इन्होंने ये क्या बोला था? उत्थान काल। फिर दूसरे जिसे हम द्विवेदी काल कहते हैं, ये इन्होंने द्वितीय उत्थान काल कहा, द्वितीय काल, और फिर छायावाद को तृतीय काल। और 1941 में इनकी डेथ हो गई, जैसे कि आपने पिछले स्लाइड में देखा होगा। अब चलिए कुछ डिटेल से बात कर लेते हैं। आदिकाल की परिस्थितियाँ सामाजिक परिस्थितियाँ हैं, राजनीतिक परिस्थितियाँ हैं। सामाजिक परिस्थितियाँ किस प्रकार से रही हैं? क्योंकि युद्धों व संघर्षों जीवन का अस्त-व्यस्त हो गया था, ये युद्ध के कारण, और चारों ओर अशांति फैल चुकी थी। इसमें आडंबर होने से मनुष्यों की दिशा में असमर्थता आ गई थी। राजनीतिक परिस्थिति राजनीतिक परिस्थिति इस युग के इतिहास को देखने से मालूम होता है कि पूरा भारतवर्ष छोटे-छोटे भागों में बटा हुआ था। यह हिंदू काल था। सभी राज्य में हिंदू राजा थे और ये राजा
परस्पर लड़ा करते थे, इन युद्धों का वर्णन करने के लिए अनेक कवियों ने उनकी वीरता का बखान करने के लिए, उनके उत्साह वर्णन के लिए पुस्तकें लिखी, ताकि उन्हें राजा के यहाँ राजाश्रित मिल सके। धार्मिक परिस्थिति, बौद्ध धर्म का वर्चस्व था। विदेशी आक्रमणकारी ने मंदिरों को तोड़फोड़ करना चालू कर दिया था। आदिकाल की अब विशेषताएं देख रहे हैं, तो वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता। इन इस समय पर ज्यादातर जैसा कि आपने देखा कि सभी राजा आपस में लड़ा करते थे, वीरता तो थी ही इनमें, तो वीर रस का वर्णन होता है। श्रृंगार रस मिश्रण है, और इसमें जैसे कि 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 लो जीवे सियार, बरस 18 छतरी जीवे आगे जीवन को दिखा। तो ये जगनी की पंक्ति है। आगे हम देखते हैं, इसके बाद था युद्धों का सजीव वर्णन। तो युद्धों का सजीव वर्णन कहने का मतलब कि जो उन्होंने देखा वही उन्होंने बखान किया, जो कवि थे उस टाइम पर। फिर छंदों का प्रयोग किया, दोहा, त्रोटक छंद और पद्धरी छंद। पद्धरी छंद ये अधिकतर क्वेश्चन में आता रहता है, किन छंदों का प्रयोग किया, पद्धरी छंद किस काल में यूज किया गया। भाषा, आदिकाल की भाषा डिंगल पिंगल थी। डिंगल पिंगल जिसमें राजस्थानी और ब्रज ये मिश्रित होती है। डिंगल भाषा थोड़ी कर्कश होती है, पिंगल भाषा थोड़ा कोमलकांत होती है। भक्ति काल की परिस्थितियां अब देखते हैं हम। भक्ति काल का शुरुआत जैसे कि मैंने बताया 1375 में हो गया था, 1700 तक चला था। और सबसे ज्यादा यदि कोई समय रहा है तो वह भक्ति काल ही रहा है। जॉर्ज गियर्सन ने तो भक्ति काल को स्वर्णिम युग स्वर्णिम युग का नाम दे दिया था। विशेषता है इसकी। इसके बाद हम देखते हैं भक्ति काल। भक्ति काल को जो इन्होंने अलग अलग पार्ट किया था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को पूर्व मध्य काल कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उन्होंने इसके दो भाग किए, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा में ज्ञान मार्गी शाखा, प्रेम मार्गी शाखा, दो तरह के किए। अब ज्ञान मार्गी में भी कबीरदास जी आते हैं और प्रेम मार्गी में सूफी संत आते हैं। सूफी मार्गी कहने वाले रामकुमार वर्मा है, और ज्ञान मार्गी ज्ञानाश्रयी भी इसे कहते हैं। तो इसलिए रामकुमार वर्मा ने भी हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, तो उन्होंने अलग अलग शब्द दिए। अब राम भक्ति शाखा में तुलसीदास और कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास, ये हैं प्रवर्तक। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो क्रम से लिखी हुई हैं, आप देख सकते हैं। भक्ति काल के कवि एवं उनकी कृतियां, ये स्लाइड इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ज्ञानाश्रयी में कौन कौन है, प्रेमाश्रयी में कौन है, रामाश्रयी में और कृष्णाश्रयी में। अब इनकी रचनाएं जो हैं वो इम्पोर्टेंट होती हैं। तो प्रवृत्तियां, विशेषता इसमें लिखा गया है कि कक्षा 11 और 12 के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। निर्गुण भक्ति धारा की विशेषताएं क्या थी? तो निर्गुण भक्ति धारा की विशेषताएं ये थी कि कवियों ने एक ही ईश्वर को माना, गुरु महिमा, जाति प्रथा का विरोध, बाह्य आडंबर एवं रूढ़ियों का विरोध किया। सगुण भक्ति धारा की विशेषताएं बात करें तो सगुण ब्रह्म की उपासना, अवतारवाद में विश्वास, गुरु महिमा, लोक कल्याण की भावना, लोक जीवन के लिए ये सामाजिक जनचेतना को जागृत करने के लिए कोशिश की। इसके बाद हम आ जाते हैं रीतिकाल में। रीतिकाल 1650 से 1850 ईस्वी तक रही है। जिस प्रकार भाषा के पश्चात व्याकरण बनता है, उसी प्रकार साहित्य निर्माण के पश्चात लक्षण ग्रंथ बनते हैं। अब उन्हें रीति ग्रंथ भी कहा जाता है। इस वजह से रीतिकाल, वैसे कई कवियों का मानना है कि रीति शब्द रीढ़ से निकली हुई है जब रीतिकाल बना हुआ है। अब रीतिकाल को 3 भागों में बांटा गया है, रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। इसके अलग अलग कवि भी होंगे, इसके अलग अलग टाइम पर। जैसे हमने कोई ऐसा कवि होगा जो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जैसे आदिकाल, इस आदिकाल के बाद भक्ति काल आया था, तो उसमें विद्यापति विद्यापति आदिकाल के भी माने जाते हैं, भक्ति काल के भी माने जाते हैं। भक्ति में सर्वप्रथम कृष्ण के काव्य की बातें करें यदि, सर्वप्रथम कौन सा कवि है जिन्होंने कृष्ण का वर्णन करके अपने कविताएं रचित की हैं, तो वो विद्यापति ही हैं। अब इनके बाद यदि भक्ति काल और रीति काल की बात करें तो इसमें केशवदास का नाम आता है। आगे हम देखते हैं रीतिकाल को 3 भागों में बांटा है। रीतिकाल रीति सिद्ध,
रीति सिद्धि के अंदर इस काल के कवियों ने रीति ग्रंथ परंपरा एवं संस्कृत लक्षण ग्रंथ के अनुसार आगे प्रगति किए हैं। उन्हें रीति सिद्ध कहा जाता है। रीतिबद्ध में क्या आएगा? रीति काल के वे कवि जिन्होंने रीति परंपरा को अपनाया और संस्कृत लक्षण ग्रंथ को इतना महत्व नहीं दिया जितना कि रीति सिद्ध वालों ने दिया। कुछ ऐसे महान कवि लगे हुए हैं, जैसे मैंने अभी बताया था केशवदास। तो केशवदास रामचंद्रिका कवि प्रिय रसिक प्रिय रामचंद्रिका की वजह से ही छंदों कहा जाए घर कहा जाता है केशवदास को, और ये कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ही हैं। भूषण के कुछ रचना लगे हैं, मतीराम के, बिहारी सतसई सबसे प्रमुख हैं। और इसके बाद की स्लाइड ये है रीतिमुक्त। रीतिमुक्त के कवि वे कहलाते हैं जिन्होंने ना तो लक्षण ग्रंथ लिखे और ना ही उनके ग्रंथों की रीति के अनुसार चले। वे रीति मुक्त हैं, यानी कि ये स्वच्छंद हैं, इनको फुल फ्रीडम है। अब ऐसा कहने वाले भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ही हैं। रीति सिद्ध के कवियों के नाम दिए गए हैं, कवि बिहारी सतसई। रीतिबद्ध के कवि मतीराम, केशवदास, भूषण। और रीति मुक्त के कवि आलम, बोधा, घनानंद रीति मुक्त के कवि कहलाए जिन्होंने रीति परंपरा के साथ नहीं चला और संस्कृत। आधुनिक काल का समय 1850 से अब तक माना जाता है। इसे ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी गद्य काल कहते हैं। अब ये गद्य काल होने के कारण इसमें नए नए कवि अब सर्वप्रथम इसको भी उन्होंने तीन तीन भागों में बांटा था, लेकिन आदर्श काल विभाजन भी किया गया है जो सर्वमान्य है। तो इस वजह से आधुनिक काल को सर्वप्रथम भारतेंदु युग कहा जाता है। अब गद्य काल के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। भारतेंदु युग 1850 से, और भारतेंदु युग 1850 में इनका जन्म हुआ था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, इनका वास्तविक नाम हरिश्चंद्र ही था। भारतेंदु इनको उपाधि मिली। भारतेंदु भारत का इंदु, यानी कि इंदु किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। तो जो भारत में प्रकाशमान है भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु सॉरी 1880 में इनको उपाधि मिली थी और 1884-85 में इनका डेथ हो गया। मात्र 35 वर्ष की अवस्था में इन्होंने एक अपने नाम से एक युग प्रदर्शित कर दिया है। इनके प्रमुख नाटक और रचनाएं कई सारे हैं। जो नाटक अंधेर नगरी, ये तो सर्वप्रमुख है। इसमें लिखा भी गया है, आप आगे देख सकते हैं। भारतेंदु युग की विशेषताएं। इस काल को जागरण काल के नाम से भी जाना जाता है। जागरण काल, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, जागरण, सुधार काल। तो ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा इससे। इस काल में भक्ति भावना थी भारतेंदु युग में, और इस काल में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ऐसी रचनाएं रचित करते थे जो समाज के लिए हित में हो, और उस टाइम पर जो ब्रिटिश रूल था उसको समाप्त करने की ओर ज्यादा इन्होंने जो रचनाएं लिखी उनके खिलाफ भी हो जाते रहे। इस काल में अंग्रेजी शिक्षा का विरोध किया गया, इसलिए उस टाइम पर 1833 में ही हम देखते हैं कि लॉर्ड मैकाले के टाइम पर इंग्लिश सर्वप्रथम भारत में लाई गई, और भारत में फिर इंग्लिश को महत्व दिया गया। सर्वप्रथम कोलकाता में 1800 में ही सन 1800 में कोलकाता में एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। उसमें ये सारी शिक्षा पद्धति ब्रिटिश काल की चल रही थी। तो इन सब से अवगत थे। हमारे हिंदी साहित्य के कई सारे ऐसे कवि जिन्होंने अपना वर्चस्व अपनी कविताओं में तो निभाते हैं, और उसके अलावा ये ऐसी रचनाएं और ऐसा कार्य करते थे जो भारत के राजनीतिक स्वतंत्रता में जो भाग लिए उनको अग्रसर करते थे। इसीलिए दिनकर जी की एक पंक्ति है कि राजनीति जब जब अपने पथ पर लड़खड़ाई है तो साहित्य ने उसे हमेशा संभाला है। आगे हैं भारतेंदु युग के कुछ कवि इंपॉर्टेंट है। प्रताप नारायण, बद्रीनारायण चौधरी, प्रेमघन इनको बोला जाता है, और बालमुकुंद गुप्त। आगे देखते हैं हम द्विवेदी युग। इस काल का नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा है।
इसलिए इसके प्रवर्तक कौन माने जाएंगे? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इसे जागरण सुधार काल भी कहा जाता है। इनकी विशेषता क्या है? गद्य एवं पद्य में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, सामान्य मानव की प्रतिष्ठा की गई, प्रकृति चित्रण का समावेश है, वर्ण विषय का विस्तार किया गया है। प्रमुख कवि रामनरेश त्रिपाठी, महावीर प्रसाद द्विवेदी। रामनरेश त्रिपाठी के रचनाएं मिलन, स्वप्न, मानसी, इस अब फिर इसके बाद प्रमुख कवि में अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं। छायावाद, छायावाद यह अधिक इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस टाइम पर छायावाद के घोर समर्थक यदि कहा जाए तो हमारे हिंदी साहित्य के सबसे बड़े एक व्यक्ति जो आधुनिक काल के हैं, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से 4 साल पहले जिनका जन्म हुआ था, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। इन्होंने जागरण पत्रिका के संपादक हैं और ये जागरण पत्रिका में सबसे ज्यादा समर्थन यदि किसी किया है तो वो छायावाद युग का किया है। छायावाद युग 1920 से 1936 तक। इसके प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी माने जाते हैं। अलग अलग व्यक्तियों ने माना है, जैसे जयशंकर प्रसाद सर्वमान्य है। अब जैसे रीतिकाल के प्रवर्तक केशवदास जी माने जाते हैं, पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने चिंतामणि को माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का रचनाएं भी हैं। चिंतामणि के 4 भाग हो चुके हैं। उनके रहने में 2 थे, उनके ना रहने में और 2 बढ़ गए। तो ऐसा होता है कि उनकी रचनाएं में कुछ समावेश करके उसको प्रकाशित करते रहते हैं। छायावाद, इसके प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद, जैसा कि मैंने आपको बताया। इसकी शुरुआत 1918 में इसलिए मानते हैं क्योंकि इनकी रचना जो थी झरना, उसका प्रकाशन 1918 में हुआ था, जबकि इसका समय 1920 से 36 है। इसकी विशेषता, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। डॉक्टर नागेंद्र ने इसे यह विशेषता दी थी, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। वही डॉक्टर नगेंद्र जिनका जन्म 1915 में होता है, वही डॉक्टर नगेंद्र जो रस सिद्धांत दिए हैं। द्विवेदी युग इन कविता में आध्यात्मिक स्थूलता एवं इतिवृत्तात्मकता के रूप में आ गई थी और इससे कविता में निरसता आने लगी थी। तो इसकी प्रतिक्रिया में उन्होंने छायावाद युग का एक नया समावेश हुआ। इसमें जो विशेषता आपने जैसा देखा, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, अगला प्रकृति प्रेम, तीसरा रहस्यवादिता। रहस्यवादिता सबसे ज्यादा है इसमें। रहस्यवादिता की सबसे प्रथम कविता आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की दुर्गा, छायावाद की दुर्गा माने जाने वाली महादेवी वर्मा, जिनका जन्म 1907 में होता है फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में। 1907 में ऐसे कई सारे कवि हैं, जैसे कि 1907 में ही हरिवंश राय बच्चन जी का भी जन्म होता है, भगत सिंह का भी 1907 में ही जन्म होता है। रहस्यवादिता की बात है इसलिए क्योंकि रहस्यवादी सबसे ज्यादा यदि है तो वो नारी सौंदर्य का जो उन्होंने, नारी के जो मार्मिक तत्व हैं उसका वर्णन किया है महादेवी वर्मा जी ने। छायावाद कविता में अलौकिक प्रेम का चित्रण है। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ, जैसे कि आप आगे देखेंगे, ये नीचे सबसे नीचे लिखा हुआ है महादेवी वर्मा, दुर्गा इनको उपाधि दी गई है, इनका उपनाम भी है। महादेवी वर्मा का महादेवी नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि उनके परिवार में लगभग 200 साल तक किसी बेटी का जन्म नहीं हुआ था और जब इनका जन्म हुआ तो इनका नाम ही महादेवी के नाम से रख दिया गया। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं लगे हुए हैं। महावीर जयशंकर प्रसाद जी को ब्रह्मा कहा जाता है। आंसू, लहर, झरना, तितली, इरावती, कंकाल। तितली, इरावती, कंकाल इनकी उपन्यास है। इरावती अधूरा उपन्यास है। आंसू, लहर, झरना ये आप देख लिए हैं। जैसे कि झरना का रचना जो हुआ था प्रकाशन, वो 1918 में। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत जिन्हें विष्णु कहा जाता है और निराला को महेश। छायावाद के अन्य कवि हैं कुछ, रामधारी सिंह दिनकर, रेणुका हुंका और रश्मि रथी, माखनलाल चतुर्वेदी, पुष्प की अभिलाषा। अब आते हैं हम प्रगतिवाद में। इसे ही साम्यवाद कहा जाता है। राजनीति में जो साम्यवाद है वो हिंदी में प्रगतिवाद है। 1936 से 1943 तक इसका समय रहा है। राजनीति में जो साम्यवाद था वही हिंदी में प्रगतिवाद है, जैसा कि मैंने आपको बताया है।
इसमें गरीबों के प्रति सहानुभूति और पूंजीपतियों के प्रति आक्रोश दर्शाया गया है। तो ये सब करने का काम हिंदी जगत में जो कवि थे, उन्होंने ही इस तरह के प्रमुख रहे हैं, जैसे नागार्जुन प्रगतिवाद में सर्वप्रमुख है। विशेषता क्या है? शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा। यह प्रगतिवाद की मुख्य विशेषता थी कि पूंजीवादी व्यवस्था को जन्म देती है। यथार्थ का चित्रण। अब यथार्थ का चित्रण करना प्रगतिवाद का ध्येय है। राज्य में समाज के साथ जो साहित्यिक घटना घटी, उसका साफ-साफ वर्णन करना ही प्रगतिवादी कवियों की विशेषता रही है। नारी मुक्ति का स्वर भी प्रगतिवाद रचनाओं में दर्शाया गया है। इसमें युग-युग से शोषित, प्रताड़ित और समाज के सामने दर्शाया गया है। मार्क्सवाद का वर्णन करती है प्रगतिवाद। प्रगतिवाद के महत्वपूर्ण कवि रामधारी सिंह दिनकर, इनकी रचनाएं पहले ही मैंने बताया आपको। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे छायावाद में है, तो ये प्रगतिवाद में भी है। और आगे था इसमें नागार्जुन, युगधारा, भस्मासुर, गजानन मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा। प्रयोगवाद की बात करें तो प्रयोगवाद 1943 से 1950 तक यह समय रहा है और प्रयोगवाद तार सप्तक के नाम से भी जाना जाता है। इसके प्रवर्तक अज्ञेय हैं। तार सप्तक टोटल 3 हैं, जैसे प्रथम तार सप्तक को केवल तार सप्तक बोलते हैं, बाकी दूसरे को द्वितीय तार सप्तक और तृतीय तार सप्तक। इस तरह के राहु के अन्वेषी कहे जाने वाले कौन हैं? अज्ञेय जी। व्यक्तिवाद की परिणति अहमवादी, असामाजिक, असंतुलित मनोवृत्ति के रूप में इसका वर्णन किया है और इसका प्रकाशन 1943 में 1943, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इसकी विशेषता व्यक्तिवाद, यथार्थवाद और उपमानों की नवीनता। कवि के अज्ञेय, इनकी रचना आंगन के पार द्वार, बावरा हेरी, मुक्तिबोध, चांद का मुंह टेढ़ा, एक साहित्यिक की डायरी और धर्मवीर भारती, अंधायुग, कनोप्रिया। अंधायुग 1955 में प्रकाशित हुई थी। इसमें आपको भगवान श्री कृष्ण का मृत्यु के बारे में भी वर्णन किया गया है, जो महाभारत के 18 दिन युद्ध हुए थे। जी हाँ, टोटल 18 दिन हुए थे, उसमें जो वर्णन किया गया है 18वें दिन ही उनका मृत्यु होती है भगवान श्री कृष्ण का। इसका वर्णन किया गया है अंधयुग में धर्मवीर भारती के द्वारा। नई कविता 1950 से अब तक 1950 से अभी तक नई कविता चलती है। ऐसे अब कई सारे कवियों ने अलग-अलग समय दिया था इनका, इसलिए नई कविता कुछ जगह 1953 या 1954 भी लिखा रहता है, तो वो भी आपका सही माना जाएगा। जिन कविताओं में नए भावबोधों, आधुनिक युगीन विचारों की अभिव्यंजना नवीन भाषा शिल्पों के माध्यम से की गई, उसे नई कविता के नाम से जाना जाता है। इसमें बौद्धिकता, क्षणवाद और लघु मानववाद को भी दर्शाया गया है। इसके प्रवर्तक डॉक्टर जगदीश गुप्त हैं। विशेषता है इसकी आधुनिकता, नई कवि का केंद्र है। आधुनिक विषयों के क्षेत्र में होने वाले खोजों और विज्ञान के प्रसार से उत्पन्न होता है। शिल्पगत नवीनता है, नए उपमान दिए गए, इसलिए शिल्पगत नवीनता। बौद्धिकता, छायावादी चित्रों से मुक्त होकर विचारों के बौद्धिकता के आलेख में बदल गए थे। क्षणवाद का भी महत्व है इसमें। एक विशिष्ट क्षण का महत्व सामान्य क्षण से कई गुना अधिक होता है। यह नई कविता से पता चलता है। और नई कविता भी 2-3 बार, जैसे जनवादी कविता इस तरह चलती है। 1982 से जनवादी कविता है। नई कविता के कवि दुष्यंत कुमार। रचनाएं हैं साय में धूप, एक कंठ विश्वाए, नरेश मेहता, शराय की एक रात, भवानी प्रसाद मिश्र, एक गीत, रोश। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद आप सभी का।